ठीक है डियर, चलिए समझते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने प्रस्तावना के बारे में समझा था और प्रस्तावना से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे उसमें हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब हमें आगे समझना है कि प्रस्तावना में जिन शब्दों का चुनाव किया गया है उनका मतलब क्या है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, पर जहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, क्वेश्चन आंसर करना होगा, वहां के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए समय ना वेस्ट करके 5 मिनट में इसको हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो को। इसमें एक शब्द है जिसका नाम है प्रस्तावना। में आपने क्या पढ़ा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द ये निकल कर आया था। हमें इसका मतलब समझना है कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि किसी भी देश को हम कब बोलेंगे कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम तब उसे बोलेंगे जब कोई देश अपने आंतरिक व बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति हो। अगर किसी राष्ट्र के पास अपने आंतरिक व बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति हो तो हम बोलेंगे कि वह राष्ट्र जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो कोई भी राज्य कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा? जब वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में स्वतंत्रता से, आजादी से निर्णय लेने के लिए एकदम फ्री हो। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कोई बाउंडेशन हो, निर्णय लेने के लिए आजाद हो, किसी अन्य सत्ता के अधीन वो निर्णय न ले, किसी अन्य सत्ता के अधीन ना हो, स्वतंत्र निर्णय लेने में, यानी अन्य सत्ता के अधीन ना हो, अन्य सत्ता के अधीन ना हो, अपना निर्णय वो स्वयं ले सके, तो हम बोलेंगे कि वह राष्ट्र क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य यह है कि जब कोई राष्ट्र अपने आंतरिक व बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मुक्त हो, आजाद हो, फ्री हो, तो हम उसे बोलेंगे कि वह राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो एक छोटी सी बात हम लोगों ने प्रियम्बल के समझ लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब दूसरा हमें यह समझना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, ये अवधारणा कब की है? जब हमारा संविधान लिखा गया था तब। और आज कई वर्ष बीत गए, तो क्या वर्तमान में जो लिखा गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है या कुछ परिवर्तन आया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब इसका मायने बदल गया, अब देश जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। इसका वर्तमान में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो दुनिया कैसे चल रही है कि अगर आप मेरे हिसाब से ये काम नहीं करेंगे तो मैं आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। हमारे ट्रंप चाचा है ना, वो क्या कर रहे हैं कि अगर आप मेरे हिसाब से डील साइन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 150% टैरिफ लगा देंगे। तो अब अगर वो देश काम कर रहा है तो उनके दबाव में आके काम कर रहा है, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। फिर जब हम अपना निर्णय अपने हिसाब से ना ले पाए तो इसका मतलब हम संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र नहीं है। तो वर्तमान में ऐसी बहुत सारी कंपनियों के दबाव में आ जा रहे हैं, बहुत सारे गैर राज्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय संगठन है, उनके दबाव में आके देश निर्णय ले रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अब संप्रभुता की अवधारणा खत्म हो गई है, वर्तमान विश्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो हमारे पास क्या आया कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पर प्रश्न। तो आप कहेंगे कि वर्तमान में कई सारे विद्वान ये कहते हैं कि अब संप्रभुता की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है? नष्ट हो जा रही है। संप्रभुता की अवधारणा में गिरावट आ रही है, जिसके पीछे उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। और जो तर्क दिए हैं वो क्या है? वो तर्क ये है कि 1990 के बाद दुनिया ने एलपीजी को अपनाया। एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना। तो वर्तमान विश्व जो है वो एक गांव की भांति हो गया है ना। जब एलपीजी को अपनाया गया तो एलपीजी को अपनाने के पश्चात क्या हुआ, पहले ये समझिएगा। एलपीजी का मतलब क्या था, समझ गए ना आप। और इसमें बहुत सारे आर्थिक सुधार किए गए, और इन आर्थिक सुधारों के क्रम में क्या हुआ कि जो राज्य है ना, राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई, तो राज्य की भूमिका सीमित हो गई। तो 1990 के बाद जिन देशों ने भी एलपीजी को अपनाया वहां पर क्या हुआ, अनेक आर्थिक सुधार आए और उनमें राज्य की भूमिका को सीमित किया गया।
और राज्य की भूमिका को सीमित करने के साथ साथ राज्य की नीतियों को संचालित करने में, ठीक है, इनकी भूमिका को सीमित किया गया और इनकी नीतियों को संचालित करने में निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ी है। निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ी है, जैसे एसोचैम, फिक्की जैसे संस्थान ऐसे हैं जो राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं, तो निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ी है, ये पॉइंट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब निजी क्षेत्र राज्य की मैटर में दखलंदाजी देने लगे, मतलब राज्य स्वतंत्र नहीं रहा। इसका मतलब अब वह राज्य की जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता थी उसमें गिरावट आई। तो पहला पॉइंट क्या आया कि एलपीजी के बाद अनेक आर्थिक सुधार आए जिनमें राज्य की भूमिका को सीमित किया गया और निजी क्षेत्रों की भूमिका में बढ़ोतरी देखी गई। जो निजी क्षेत्रों की भूमिका है वो बढ़ी है और राज्य की नीतियों को प्रभावित करती है, जिससे संप्रभुता में क्या आई है, गिरावट। पॉइंट नंबर 1 हमें ये मिल गया। पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्या है, पहले ये समझिएगा कि वर्तमान में अनेक, जानते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, और जो ये संगठन है इन संगठनों में क्या समस्या थी, देखिएगा हमारे पास अनेक सारे अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम समझे तो WTO हो गया, WTO आपने सुना होगा, और WHO हो गया, आपने सुना होगा। ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की नीतियों को एकदम कायदे से प्रभावित करते हैं। तो अनेक अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन जैसे WTO, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, ये सभी के सभी ऐसे हैं, और साथ में मानवाधिकार आयोग, दुनिया भर के ऐसे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं। और ये करते क्या है, राज्य की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं, जिससे वहां की संप्रभुता में गिरावट आई है। ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से राज्य की नीतियों को परिवर्तित करते हैं दबाव डालकर, ठीक। तो ये एक हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ ये समझिएगा, राज्य की नीतियों को आजकल अनेक सारी बहुराष्ट्रीय, अनेक कंपनियां ऐसी हैं जो बहुराष्ट्रीय है। इसका तात्पर्य क्या है, वो कई सारे देशों में काम करती हैं, तो अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, ऐसी है जो राज्य की नीतियों को प्रभावित करती हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य की नीतियों को प्रभावित करती है, राज्य की नीतियों को प्रभावित करती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता में कमी आई है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कोई छोटा मोटा देश खरीद सकती है, उनके पास इतना पैसा है, तो वहां की सत्ता को कंट्रोल में रखती है और अपने हिसाब से वहां निर्णय लेने के लिए सत्ता को बाध्य कर देती है। इसलिए मैंने कहा कि अनेक सारे क्षेत्रीय संगठन, अनेक प्राइवेट कंपनियां, अनेक निजी क्षेत्र है जो सभी के सभी राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब राज्य स्वतंत्र निर्णय नहीं ले रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता में समय के साथ क्या आई है, गिरावट, इन मुद्दों के कारण। एक समस्या और आ रही है, और जो ये समस्या है ना, ये बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी चुनौती है राष्ट्र के सामने। और वो क्या है, तो आप कह सकते हैं कि संप्रभुता के सामने सबसे मुख्य चुनौती देशों के पास क्या है, वो है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है, जैसे नक्सलवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, बात समझ आ रहा है, आतंकवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय, जो सरकारों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और राज्य की नीतियों को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये हमारे संप्रभुता पे एक बड़ी चुनौती है। कौन कौन सी बातें आपने समझ लिया, तो ये बेसिक सी बात थी। और बहुत सारे ड्रग्स की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये सब के सब राज्य की नीतियों को प्रभावित कर रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संप्रभुता के सामने खतरा क्या है, तो आप बताएंगे कि एलपीजी के बाद, आर्थिक सुधार के बाद राज्य की भूमिका सीमित हो गई और निजी क्षेत्रों की भूमिका में वृद्धि हुई, जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। साथ में ही अनेक अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, मानवाधिकार आयोग, ऐसे अन्य संगठन है जो राज्य की नीतियों को प्रभावी तौर पर प्रभावित करते हैं। इसी के साथ अनेक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो राज्य की नीतियों को प्रभावित करती है और अपने अनुकूल करती है ना, जिससे कि संप्रभुता में गिरावट देखी गई। और साथ में ही संप्रभुता के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद और तस्करी जैसी समस्या से एक सर्वोच्चता से ये चुनौती दे रहे हैं। तो इनमें सबसे बड़ी चुनौती तो यही है ना। तो ये हुआ संप्रभुता के सामने खतरे।
तो अगर आपने ये लिखा कि संप्रभुता का वर्तमान में क्या है मामला, क्या संप्रभुता वर्तमान में प्रासंगिक है, तो आप क्या लिखेंगे कि संप्रभुता किसे कहते हैं। तो संप्रभुता की परिभाषा आप ये लिखते कि वो राष्ट्र जो अपना आंतरिक व बाह्य मामला में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता होगा, उसे हम बोलते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। पर वर्तमान में संप्रभुता पे अनेक खतरे देखे जा रहे हैं, या अनेक विद्वान ये कह सकते हैं कि संप्रभुता में समय के साथ गिरावट आई है, जिसके निम्नलिखित तर्क हैं। आप ये तर्क देंगे, फिर नीचे उत्तर में क्या लिखेंगे कि नहीं, संप्रभुता में अनेक गिरावट के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता वर्तमान में भी प्रासंगिक है। उपरोक्त के अलावा संप्रभुता में गिरावट तो आई है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संप्रभुता के मायने बदल गए हैं। और कैसे मायने बदल गए हैं हम बताते हैं, क्योंकि वक्त के साथ चीजों की परिभाषाएं बदल जाती है। जो चीजें आज से 50 साल पहले किसी चीज के लिए मानी जाती रहेंगी, उसकी जो मान्यता रही होगी, वक्त के साथ उन चीजों की परिभाषा बदल जाती है। जैसे अब संप्रभुता का मतलब ये नहीं है, तो क्या है संप्रभुता का मतलब, आइए हम समझते हैं, है ना। तो हम अपने उत्तर में कभी ये नहीं मानेंगे कि संप्रभुता में गिरावट आई है, हम अपने उत्तर में लिखेंगे कि नहीं, संप्रभुता के मायने बदल गए हैं। अब संप्रभुता के मायने कैसे बदल गए हैं, आइए समझते हैं। वर्तमान में संप्रभुता का मतलब क्या रह गया है, इन सबको आप लिख लेंगे, लेकिन अपने कॉपी में जो मिटा रहा हूं, है ना। तो संप्रभुता का मतलब क्या है, और आप इसे प्रयास करेंगे कि आप उत्तर में लिखें। मैं इसलिए बोल दे रहा हूं हिंदी में, अपने कॉपी में नोट्स अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और थोड़ा हो सकता है कि आपको इसमें जो शब्द है वो जटिल लगे, कठिन लगे, और ये क्लास भी आपको हो सकता है कि लगे यार क्या ही पढ़ रहे हैं, संप्रभुता पढ़ के हम उखाड़ी क्या लेंगे। देखिए बेसिक बात क्या है, मैं हर एक टॉपिक को 2 वे में पढ़ाऊंगा। 2 वे में पढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे अब अगला आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मूल अधिकार। तो मैं क्या करूंगा कि 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में मूल अधिकार खत्म कर दूंगा। फिर मूल अधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं अलग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे मैंने प्रस्तावना 1 दिन में खत्म कर दी, अब प्रस्तावना से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पे जो आने वाले प्रश्न हैं, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको केवल एसएससी की तैयारी करनी है, तो प्रस्तावना का लेक्चर नंबर 1 आप देखिए, एक सिंगल वीडियो में प्रस्तावना आपकी क्लियर। लेकिन अगर आपको पीसीएस का पेपर देना है या कोई अन्य पेपर देना है, या आप बिगिनर है, तो आप क्या करिए, आप पूरा देखिए, एक एक शब्द का मतलब समझिए, और डीप नॉलेज आपको मिलेगी। तो आपको इस बात को आत्मसात करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको अलग अलग से 2 फोल्डर बना दूंगा आपके ग्रुप में, तो आपको आराम होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लीजिए इसकी। पर ठीक है, देखिए, तो हमने ये समझा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पे प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन हम ये मान लेंगे कि नहीं भैया, अभी भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। तो हम बोलेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के मायने बदल गए हैं, वर्तमान में मायने बदल गए हैं, ठीक है ना। पहले जो अलग थे, अब उसके मायने अलग हो गए हैं। क्या हो गए हैं, इस अभी हो गए हैं का मतलब क्या, पहले समझो। वर्तमान जो विश्व है ना, ये निरपेक्ष संप्रभुता को अपना नहीं सकता। निरपेक्ष संप्रभुता संभव नहीं है। तो आप लिखेंगे वर्तमान विश्व में निरपेक्ष संप्रभुता संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा देश एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जो किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि हमारी जरूरतें ऐसी हैं। वर्तमान में जो अमेरिका में चल रहा है, जो चाइना में चल रहा है, जो रूस में चल रहा है, जो फ्रांस में चल रहा है, वो हम सब देख रहे हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि दुनिया अब डिजिटल हो गई है। अब यहाँ पर चीजों का, सूचनाओं का आदान प्रदान बस पलक झपकते हो जाता है, हम तुरंत जान जाते हैं। तो जिन संसाधनों का उपभोग वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद कोई कहीं भी कर रहा होगा, वो दुनिया के हर कोने में बैठा व्यक्ति कर सकता है और कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कह दें कि हम कोई ऐसी चीज है जो हमारे देश में नहीं होती, या कोई ऐसी मेटल है जो हमारे देश में नहीं पाई जाती, या ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश के पास नहीं है, तो क्या हम उसे हासिल नहीं करना चाहेंगे, किसी अन्य देश से करना चाहेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो हम इस रेस में पीछे हो जाएंगे। और कोई देश अपनी तरक्की क्यों नहीं चाहता, क्यों पीछे होगा? तो हमें किसी अन्य देश पे डिपेंडेंसी हो ही जाएगी। जैसे अन्य देश हम पे डिपेंड होंगे, वैसे हम उन पे डिपेंड होंगे। तो वर्तमान में जो दुनिया है ना, ये एक गांव की भांति हो गई है, जहां पर सारे लोगों का एक दूसरे से बिना आदान प्रदान किए सामानों के काम चलने वाला नहीं है। तो आज हमारे पास चाहे कल्चर का आदान प्रदान हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, वो धुआंधार हो रहा है और हम इसको रोक भी नहीं सकते। इसीलिए एक छोटी सी महामारी आएगी कोरोना, और कोई नहीं रोक पाया, पूरी दुनिया में फैल गई। क्यों? कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि दुनिया के कोने कोने तक इंसान जा रहा है, यहां से वहां, वहां से यहाँ से वहां, कोई किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए अब दुनिया ऐसी हो गई है कि कोई देश ये कह दे कि उसके यहां होने वाली घटनाओं का प्रभाव किसी अन्य देश पर नहीं पड़ेगा, तो ये गलत बात है।
अगर किसी एक देश में आतंकवाद पनपता है और अगर उस देश में आतंकी जूझते हैं, उस देश परेशान हुआ है, तो इसका मतलब वो आज उसको परेशान किए हैं, कल को निकलकर अन्य क्षेत्रों में अपना प्रसार करेंगे और उनको भी परेशान करेंगे। तो किसी अन्य देश की समस्या अब पूरे दुनिया की समस्या है। अब दुनिया ग्लोबल हो गई है। मतलब यह है कि अब निरपेक्ष संप्रभुता संभव ही नहीं है। तो अब भैया कौन सी संप्रभुता संभव है, पहले हम ये समझेंगे। अब हमारे पास ऐसी संप्रभुता आ गई है, हमारे पास अब है सहभागी। सहभागी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। सहभागी संप्रभुता, सहभागी के साथ साथ समावेशी संप्रभुता, यानी हम साथ साथ एक दूसरे के विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। तो वर्तमान में जो अवधारणा आ गई है वो निरपेक्ष संप्रभुता की संभव नहीं है। वर्तमान विश्व सहभागी व समावेशी संप्रभुता पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये अधिक ज्यादा लोकप्रिय है। तो वर्तमान में सहभागी व समावेशी संप्रभुता लोकप्रिय है। बात समझदार है ना। और इसमें जो है अनेक संस्थानों की भूमिकाएं बढ़ी हुई है। तो हमने क्या कहा कि वर्तमान विश्व निरपेक्ष संप्रभुता संभव नहीं है, बल्कि वर्तमान में सहभागी व समावेशी संप्रभुता अधिक लोकप्रिय है। हालांकि अनेक देश अपनी नीतियों का निर्धारण अपने देश के हित को ध्यान में रखकर करते हैं, है ना। अब ऐसा अगर मान लीजिए हमें रूस से कोई डील करनी है या अमेरिका से कोई डील करनी है, तो हम क्या करेंगे, अपने देश के हित को पहले रखेंगे, डील की शर्तों को बाद में देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अब सहभागी है जिसमें हमारा भी लाभ हो और उनका भी लाभ हो, दोनों देश का लाभ हो एक साथ साथ। सहभागी संप्रभु, कुछ हम अपने चीजों में छूट देंगे उनको, कुछ वो अपनी चीजों में छूट देंगे। वो कुछ अपनी बात को हमसे मनवा लेंगे, हम अपनी बात कुछ उनसे मनवा लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा भी फायदा हो गया, उनका भी फायदा हो गया। अब वो कहेंगे देखो मैंने अपनी बात उनसे मनवा ली, वो कहेंगे देखो मैंने अपनी बात हमसे मनवा ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में सहभागी व समावेशी संप्रभुता अधिक लोकप्रिय है। ठीक है। और अब इसमें क्या है, इसमें देश अपने हित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं, जिससे संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई आंच नहीं आती। इस पॉइंट को पूरा यहां तक कवर करके लिख लेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा मामला क्या है कि वर्तमान में संविधान घरेलू स्तर पर सर्वोच्च है। इसका मतलब क्या है समझिए पहले। वर्तमान में अगर संविधान हमारा घरेलू स्तर पर सर्वोच्च है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी संस्था अगर भारत की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न करती है, तो भारत की जो न्यायपालिका है, भारत की जो सरकार है, उसे विधिवत दंड देने के लिए स्वतंत्र है ना। क्योंकि हमारे यहाँ एक लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है और सरकारें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि संविधान घरेलू स्तर पर सर्वोच्च है, और यदि कोई संस्था या कोई व्यक्ति संप्रभुता के लिए खतरा होता है, तो यहाँ की सरकार व न्यायपालिका उसे दंड देने के लिए मुक्त है, आजाद है। ठीक है, जिससे संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, पहले ये समझिएगा। हम पॉइंट बता रहे हैं कि संप्रभुता को किस प्रकार से हम डिफेंड करेंगे कि नहीं। जो ऊपर हमने बताया कि संप्रभुता में कमी आ रही है, इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि विभिन्न, चाहे वो क्षेत्रीय हो, विभिन्न क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक है। समझदार है ना, ये स्वैच्छिक है। कोई देश इसे जब चाहे त्याग सकता है। तो संप्रभुता पे कोई आंच ही नहीं आएगी। अगर मान लो हमें ये लगता है कि वर्ल्ड बैंक मनमानी कर रहा है, इससे भारत का नुकसान हो रहा है, ठीक है, और हम अपनी मुद्रा से ज्यादा लाभ में रहेंगे, हमको नहीं चाहिए डॉलर, या हमने कहा कि WTO से हमें दिक्कत हो रही है, या हमने कहा महाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हमें दिक्कत हो रही है, या हम चाहते हैं कि एप्पल कंपनी भारत में ना आए, तो भारत इस मामले में निर्णय लेने के स्वतंत्र है। जब चाहे वो जिस संगठन से, जिस क्षेत्रीय इकाई से, अंतरराष्ट्रीय संगठन से, या किसी कंपनी पे, किसी पे भी बैन लगा सकता है।
तो भारत अपने निर्णय लेने के लिए आज भी स्वतंत्र है, और अगर किसी संगठन की उसने सदस्यता ग्रहण की है तो जब उसका मन कहे वो स्वैच्छिक रूप से उसे त्याग दे सकता है। तो इसका मतलब हम कहेंगे भाई हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, हम जब चाहे त्याग सकते हैं। भारत त्यागेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें भारत के अपने हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया निरपेक्ष संप्रभुता वर्तमान विश्व में संभव नहीं है। अभी देखिए ट्रंप चाचा बड़ा भौकाल काट रहे थे, हो गए ठंडे। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सारे देश अपना गुट बना लिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका अमेरिका हो गया, उसकी बहुत सारी जरूरतें अन्य देशों की सहायता से पूरी होती हैं। सब मिलके देखो अभी ये हो गया कि चलो हम आपस में ट्रेड करेंगे, वो चला गया चाइना के पास, ब्रिटेन वाले चले आए, यूरोपा चले आए, भारत के पास, चाइना के पास चले गए, रसिया के पास चले गए। जब ऐसी डीले होने लगी तो उनको लगा नहीं भाई ठीक है टैरिफ कम करते हैं, टैरिफ कम कर दिया, और अगर ठीक ठाक चलता रहा तभी और कम हो जाएगी। तो इसलिए बेसिक बात यह है कि संप्रभुता पे भाई खतरा नहीं है, खतरा आप पे है, क्योंकि इतने भारी भरकम शब्द को सुन के पढ़ के आपकी हालत हो गई होगी पतली की यार क्या पढ़ा दिया संप्रभुता और इस पर होने वाले खतरे, इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि संप्रभुता का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा अपने प्रस्तावना का? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। अब मैं कल 3-4 क्लास इसकी बना दूंगा धूमधाम से, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कल मैं अलग से आपको एक वीडियो और प्रयास करूंगा कि 1 या 2 शब्द का मतलब ऐसे क्लियर कर लेंगे, और साथ में ही हम लोग वो पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं आज्ञा वाला हमारे मौलिक अधिकार। बाकी ठीक है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और थोड़ा पढ़िए अपने आप से किताबों को। सब जटिल लगेंगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे करत करत सब बढ़िया हो जाएगा अभ्यास। ठीक है ना? इसलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहें।